बच्चों हमने ना 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हिंदी में, यानी 4 पार्ट हमारे पूरे हो गए विद क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट लेसन का टेस्ट भी हो गया है। अब नेक्स्ट संडे जो मैं लेने वाली हूँ वो सेकंड और थर्ड का टेस्ट भी लेने वाली हूँ। अब हम आज इसका नया लेसन शुरू करेंगे, 5th लेसन, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखा होगा सबने, चिट्ठियाँ तो देखी होंगी, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने अभी नहीं देखी है, क्योंकि अब चिट्ठियों का पहले जैसे चलन था वैसे नहीं रहा है, क्योंकि अब डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। तो ईमेल है, फ़ोन से है और इंटरनेट है, ऐसी सुविधा आ गई ना, इसकी वजह से जो शहरी इलाकों में है ना, चिट्ठियों का चलन कम हो गया। लेकिन अभी भी बच्चों जो सरकारी काम होते हैं या हमको कहीं एडमिशन लेना होता है, तो ऐसी जगहों पर आज भी हमें जो काम करने पड़ते हैं वो चिट्ठियों के माध्यम से ही करने होते हैं। तो अब हम जानेंगे चिट्ठियों के बारे में। अनूठी मतलब क्या होता है? अनोखी, यानी कुछ अलग से होता नहीं, कुछ अलग होता है, स्पेसिफिक चीज़ें होती है, उनको कहते हैं अनोखी, यानी अनूठी दुनिया। इनका विकास कैसे हुआ, कैसे ये चलन में आई, इनका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि जो हमारी सभ्यता विकसित हुई है उसके विकास में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, पहले क्या था कि हम कोई भी मैसेज देना होता था, कोई भी बात अगर हमें पहुंचानी होती थी किसी के पास तक, तो कोई आदमी को भेजना पड़ता था या कोई ज़ारा होता था, तो उसके थ्रू वो जाती थी। जब तक वो बात पहुंचती थी ना, तब तक वो काम ख़त्म ही हो जाता था। इसलिए इन चिट्ठियों ने क्या करा, शहर को शहर से जोड़ने में, शहर को गांव से जोड़ने में, यानी एक अच्छा माध्यम बनी है चिट्ठियाँ। हम रिश्तेदारों तक अपनी बात पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाएं? पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बहुत पहले तो फ़ोन हुआ ही नहीं करते थे बिल्कुल। फिर वो शुरू भी हुए फ़ोन तो वो शहरों में ही होते थे, कोई एक जन के पास हुआ करता था। तो सबसे बड़ा माध्यम था चिट्ठियाँ। अपने रिश्तेदारों की खोज खबर लेना, उनके हालचाल पता करने होते थे, तो किसके माध्यम से? चिट्ठियों के माध्यम से ही लोग भेजा करते थे समाचार। और इन चिट्ठियों को पहुंचाने का काम कौन करते थे? डाकिये। हरकारे भी बोलते हैं उनको और डाकिये भी बोलते हैं। तो ये डाकियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। पहले पता है गाँवों में क्या होता था, लोग डाकियों का इंतजार किया करते थे। क्यों? डाकिया आएगा तो चिट्ठी लाएगा, चिट्ठी लाएगा तो किसी न किसी के समाचार हमें मिलेंगे। तो डाकियों को गांव के लोग भगवान की तरह देखा करते, एक देवदूत, मतलब जैसे नहीं है देवदूत होते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, ऐसे ही डाकिये का वो लोग देवदूत की तरह इंतजार किया करता था कि वो आएगा तो चिट्ठी लेके आएगा। और एक और चीज़, मनी ऑर्डर। अब नहीं, उसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होने लगे सारे सिस्टम, इसलिए मनी ऑर्डर का महत्व ख़त्म हो गया, लोगों ने इसका प्रयोग बंद कर दिया। इसके माध्यम से क्या होता था कि पैसे पहुंचाते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मनी ऑर्डर आने का मतलब है कि पैसे आए हैं। तो डाकिये का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। तो हमारे एक जो हमारी सभ्यता विकसित हुई है वो, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्षेत्र में भी चिट्ठियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है इनको विकसित करने में। क्योंकि राजनीतिक कोई भी बात है तो किसके माध्यम से जाती थी? चिट्ठियों के माध्यम से। दूसरा, साहित्य, हम लिखने का क्या, चिट्ठियाँ, साहित्य का भी ज्ञान मिलता था। ऐसा नहीं है कि चिट्ठियों में खाली एक मैं ठीक हूँ, कुशलतापूर्वक हूँ, ऐसा नहीं होता था। इनके माध्यम से ना हम सारी चीज़ें, जैसे मैं कहीं घूम के आई हूँ, मान लो शिमला घूम के आई थी, तो वो जानकारी मैं अपने और रिश्तेदारों को भी किसके माध्यम से देती? चिट्ठियों के माध्यम से। तो मतलब साहित्यिक चीज़ों को भी इसने बढ़ावा दिया, उसमें भी अपना योगदान निभाया। तो हमारे जो विकास में भी ये बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं चिट्ठियाँ। अब हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं कि देखो किस तरह से इनका महत्व है हमारे जीवन में। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब
अनोखी, स्पेशल है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। हमेशा ही इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में, उपयोगिता मतलब ज़रूरत, उपयोगिता मतलब ज़रूरत हमारे जीवन में बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र क्या होता है, फोन से एक बार बात कर ली, ठीक है, ख़त्म, उतनी थोड़ी, और SMS से भी एक थोड़ा सा मैसेज आ गया हमारे पास। लेकिन जो चिट्ठियाँ होती है ना, उनमें जो बातें आती हैं वो गहराई वाली बातें होती है, दिल से लिखी हुई बातें, उनको हम बार बार पढ़ते हैं। क्या, एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ ली, तो जो संतोष, जो आनंद, जो खुशी पत्र देते हैं ना, वो फोन से की हुई बात नहीं दे सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। देखो, विवाद और नई घटना, यानी सिलसिला क्या होता है, क्रम, सिलसिला मतलब क्रम चलता है पत्रों का। मैंने आपको पत्र भेजा, फिर उधर से उसका जवाब आया, आपने किसी को पत्र भेजा, फिर उधर से जवाब आया, फिर आपने उसका जवाब दिया। ये क्या, एक सिलसिला, यानी एक क्रम चालू हो जाता है पत्र आने और जाने का बच्चों। तो ये क्या कहलाता है, सिलसिला। और राजनीति, पहले, अब भी राजनीतिक जो काम होते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। आपने देखा नहीं कि चिट्ठी लिखी, आप भी बहुत टीवी पे देखा होगा बच्चों, अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आपने सुना होगा कि प्रियंका गांधी ने आदित्य योगीनाथ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछे या उनको ये राय दी। तो ये क्या है, राजनीतिक गतिविधियाँ। मतलब उस चिट्ठी से जो सवाल पूछे उससे क्या खड़े हुए, विवाद खड़े हुए, नई घटनाओं ने जन्म लिए। आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। तो ये क्या है, राजनीतिक घटनाओं को जन्म देती हैं चिट्ठियाँ, राजनीतिक विवादों को भी जन्म देती हैं। और साहित्य की भी जानकारी हमें चिट्ठी के माध्यम से मिलती है। साहित्यिक घटनाओं को अभी तो सब जानते होंगे, राम जी वाला किस्सा सबको पता होगा बच्चों, है ना, चल रहा है विवाद। साहित्यिक, ये इस तरह के साहित्यिक विवाद, और जैसे कोई किसी ने साहित्य, मैंने कुछ लिखा या किसी लेखक ने कुछ लिखा, कोई साहित्य लिखा, उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो धर्म विरोधी है या धर्म से रिलेटेड नहीं है या संविधान से रिलेटेड नहीं है, तो उससे क्या खड़े हुए, विवाद खड़े हुए। उस चिट्ठी में उसने ऐसा लिख के दिया, ये विवादित घटना है या यह विवादित चीज़ है। कला के क्षेत्र में भी तो इस तरह से नई नई घटनाओं को जन्म देते हैं पत्र, और नए नए विवाद भी खड़े हो जाते हैं कि चिट्ठी के माध्यम से उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा पूछा। तो ये सब क्या है, विवाद को जन्म देते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित और मानव सभ्यता मतलब क्या होता है, विकास। जो हमारा ये विकास हुआ है, पहले क्या बैलगाड़ी से जाते थे, आजकल किस में बैठ के जाते हो, रेलगाड़ी में। बैलगाड़ी की जगह किसने ले ली, रेलगाड़ी ने। तो ये क्या है, हमारा विकास है। और ये इन पत्रों ने अनूठी भूमिका, और इस विकास में भी पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। क्योंकि जो पत्र है ना, वो एक दूसरे की बात को, जैसे मुझे कुछ पूछना है, कहीं कुछ करना है, तो उसको मुझे सरकार तक पहुंचाना है, तो वो उसका माध्यम क्या बनेंगी, चिट्ठियां बनती है। तो जो ये सभ्यता का हमारा विकास हुआ है, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान किसने निभाया है, चिट्ठियों ने निभाया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है लेखक, कि पत्रों का भाव, चाहे उर्दू में लिखी हो, चाहे संस्कृत में लिखी हो, चाहे फारसी में लिखी हो, चाहे तेलुगु में लिखी हो, चाहे बंगला में लिखी हो, चाहे कन्नड़ में लिखी हो, सब में क्या होता है, भावनाएं वही होती हैं। भाषा अलग हो सकती है, भावनाएं तो एक सी होती है मनुष्य की। अगर मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है या आपको लिखना है, चाहे आप गुजराती में लिखोगे तो भी आपके पिताजी के लिए वही भावना होगी, संस्कृत में जो लिख रहा है उसकी भावना भी वही होगी। तो मतलब इसमें क्या होता है, भावनाएं, भाषा कोई सी भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पर जो भावनाएं होती हैं
वो सारे पत्रों में एक सी होती है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा ये तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। फ़ोन में बात कर ली, ख़त्म हो गई बात, बस। पत्र क्या होते हैं? वो एक बार जो लिख गए तो फिर वो लिखित रूप में आपके पास हमेशा के लिए इकट्ठे रहते हैं। अभी इस शायद लेसन में आएगा अभी आगे, या मैं बताती हूँ आपको। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पत्र हैं, तो वो क्या इंदिरा गांधी ने पढ़े, उनके लिए सहेज कर रखे, वो उन्होंने बाद में पढ़े, वो उनके काम आए। उन पत्रों के माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मतलब पत्रों का भी लोग संग्रह करके रखते हैं। क्या रखते हैं? संग्रह करके रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के काम आते हैं। उनको पढ़कर वो उनसे सीखते हैं, सीख मिलती है कि पहले किस तरह की सभ्यता थी, उसको किस तरह से विकसित किया गया और क्या हम उससे सीख ले सकते हैं, और किस तरह से सीख लेंगे आगे हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास कर सकते हैं, राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह मतलब शक, सहेज कर मतलब संभाल कर रखना। बहुत ज़्यादा जो चीज़ हमको प्रिय होती है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग? बहुत संभाल कर रखते हैं और हमारी यादों से वो जुड़े होते हैं, तो इसको संभाल कर रखना। संदेह मतलब शक नहीं है किसी तरह का। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर का अपना अपना लिखने का तरीका होता है। एक ही लाइन को आदमी 3 तरीके से लिखता है, पर उसका मीनिंग क्या होता है? 3 आदमी लिखेंगे एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, पर उनका मतलब क्या एक ही होता है। जो मतलब निकलता है वो जो लिखना है ना अलग अलग तरीके से, वो उनकी कला का एक भाग कहलाता है कि वो उनकी कला है। अभी बताया था ऊपर कला परिवर्तन, कला में किस तरह से, तो एक कला का निर्माण होता है लिखने में। लाइनें जैसे मैंने लिखा प्रणाम, सामने वाले ने लिखा नमस्ते, एक ने लिखा धोख देऊं, तो ये क्या है? लिखने की कला है। सबकी अपनी अलग अलग कला विकसित होती है और हर एक के पत्रों का अपना अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते ठिकानों तक पहुंचते हैं, यानी करोड़ों पत्र रोज यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, तलाशते फिरते हैं। मतलब इसका मतलब है कि डाकिया क्या, हमने पत्र डाला, अब जहाँ पत्र गया फिर वो वहाँ से डाकिया उस जगह से लेके जाता है। तो मतलब कितना उस एक पत्र कितना दौड़ता है, कितनी तलाश, कितने घूमने के बाद उस आदमी तक पहुँचता है जहाँ तक उसे पहुँचना है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत मतलब इम्पोर्टेंस, यानी कितनी उनकी ज़रूरत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखो अभी ऊपर मैंने जो चीज़ बताई थी शायद वही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स, जिनकी जो दौड़ने में अच्छे होते थे, यानी तेज जा सकते हैं। भाई चिट्ठी क्या जल्दी पहुंचाना होता था, तो वो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जो कि पहले ऐसे साधन तो थे नहीं कि मोटरसाइकिल रेलगाड़ी इनसे चला जाएगा आदमी फटाफट पहुंच जाए। आज तो हवाई जहाज से भी चली जाती है विदेशों में पत्र, लेकिन पहले वो चीज़ नहीं थी। तो जो अच्छा दौड़ लेते थे यानी बहुत तेज चल लेते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था, उनको रखा जाता था, वो कहलाते थे हरकारे या तेज दौड़ने वाले घोड़े। दूसरा साधन क्या था? घोड़ा, घुड़सवार, वो लेकर जाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से जब पहिए यानी पहिए से चलने वाली गाड़ी कौन सी? रेलगाड़ी का जब निर्माण हुआ, जब वो चलने लगी तो क्या हुआ? तार से और तार का विकास हो गया। तार में मतलब जल्दी पहुंचने वाला, ये किसके? रेल। तो इनसे क्या हुआ?
बदलाव आया, परिवर्तन आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब उसके बाद क्या आया? टेलीफोन, वायरलेस, और आगे रेडार। दुनिया बदल रहा है। मतलब उसके बाद क्या आया? टेलीफोन। पहले कौन से वाले टेलीफोन चलते थे देखिए पुराने ज़माने के, ऐसे गोल गोल फूल बना होता था उसके ऊपर, और ऐसे ग्रामोफोन जिसको कहते थे, ऐसे लगा के बात करते थे। किसी ने देखा है बच्चों? नहीं देखा? टीवी में कोई मूवी में देखना, पुरानी में दिख जाएगा। तो वो टेलीफोन से फिर बाद में वैसे वाले लैंडलाइन वाले आए, उसको ऐसे उठा के बात करते थे नंबर मिला के। फिर अब तो आपको पता ही, सबके पास होंगे, है ना। वायरलेस आया, जिससे अभी भी करते हैं, जैसे आर्मी फोर्स वगैरह ऐसी जगहों पे होते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है तो वायरलेस से ही वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अब तो रेडार जो सारी दुनिया की खबर दे देता है ना, कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने परिवर्तन ला दिया। क्या ला दिया? परिवर्तन ला दिया। पिछली शताब्दी, शताब्दी का मतलब पता है बच्चों? 100 साल। शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये, अब मैं पत्र लेखन ही करवाने वाली हूँ बच्चों, है ना। किस तरह से पत्र, ऐसे नहीं कि आप मनाया जैसे लाइनें लिखे, इसका भी एक फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीका होता है, उसी को कलात्मक रूप कहते हैं, यानी कला, पत्र लिखने की कला। और अब धीरे धीरे फिर क्या भाई आना चाहिए, जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो वो आनी चाहिए लिखनी, और वो तब आएगी ना जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो इसको किस में शामिल कर दिया? स्कूली पाठ्यक्रम, यानी स्कूल जो आप किताबें पढ़ते हैं उस सिलेबस, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होता है, उसमें शामिल कर दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। आपको बच्चों याद हो तो आपके भी एक कंपटीशन हुआ था, वो पत्र वाला, आपने पोस्ट कार्ड लिखे थे, वो यही था कि आपको उसकी जानकारी हो, आपको नॉलेज हो कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो वो एक डाक, जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उनकी तरफ से एक ये प्रयास था, आपको पत्र के बारे में जानकारी देना, उसको सिखाना। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता, देखो आ गया बच्चों, आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मतलब अब क्या, जब ये टेलीफोन, फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आ गई हैं तो अब लोग पत्र कम लिखने लगे हैं शहरों में। लेकिन कुछ काम होते हैं जो मैंने बताए वो पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं आज भी, चाहे वो शहर हो चाहे गांव। और गांव में तो अभी भी इंटरनेट, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है, फ़ोन के सिग्नल नहीं आते, वहां पर आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही एक दूसरे के समाचार लोग जानते हैं। पर देहाती दुनिया, देहाती यानी गांव वाले इलाके, आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार, यानी जो मैंने बताया ना, कामकाज यानी व्यापार जो होता है आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही होता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी राह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। आप पूछना अपने घर में मम्मी पापा बड़े भाई बहन, उनसे पूछना कि उन्होंने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है। सब बोलेंगे लिखा है, क्योंकि पत्र वो है, सबको, सभी ने इसका लिखा और सभी ने इंतज़ार किया उस पत्र के जवाब का। बेसब्री यानी बहुत बेचैनी के साथ, बहुत मतलब ऐसे अधीर होकर किसी का इंतज़ार करना। उन्होंने
हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आज भी सैनिक लोग अपने परिवार का हालचाल किसके माध्यम से जानते हैं सॉरी बच्चों, पत्रों के माध्यम से। वो आज भी बहुत बेसब्री, बहुत उत्सुकता के साथ पत्रों का इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। पहले क्या होता था, इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी तेज सेवाएं नहीं थी, क्योंकि रेल चलती नहीं थी, हवाई जहाज थे नहीं। आजकल तो क्या जल्दी भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेज दो, है ना, और नॉर्मल है तो वैसे ही भेज दो। अब क्या दूसरे दिन तीसरे दिन मिल जाते हैं नॉर्मली पत्र, और जो स्पीड पोस्ट से बहुत ज़रूरी होते हैं वो सुबह से शाम में भी मिल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, एक पत्र को पहुंचने में महीना भर लग जाता था, 15-15 दिन लग जाते थे, 20-20 दिन लग जाते थे, तो लोग एक एक महीने इंतजार करते थे। लेकिन परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। इकलौता मतलब एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों यानी पूर्वज, यानी हमारे दादा और परदादा, ये क्या होते हैं, हमारे पुरखे होते हैं। पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर यानी संभाल कर बहुत रखते हैं। विरासत यानी धरोहर, जो हमारी पुरानी चीज़ होती है उसको कहते हैं विरासत में मिली। कहते नहीं है ये ज़मीन तो इसको विरासत में मिली है, तो यानी पुराने लोगों की, उनको किसके रूप में रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं, बड़े संजो कर रखा हुआ है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। ये पत्र पता है, जो साहित्यकार हैं या जो खोज करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं ये पत्र, जो पुराने पत्र हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों ने पत्र लिखे उनके पत्र, जो कवियों के पत्र हैं, जो व्यापारियों के पत्र हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पत्र हैं, किसानों, तो इससे क्या पता चलता, उस समय की हमारी संस्कृति के बारे में उनसे पता चलता है, उस समय की व्यवस्था के बारे में पता चलता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हमारी संस्कृति हो। उस इन पत्रों के माध्यम से ही हमको उस समय की जानकारियाँ मिलती हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बाद में क्या कर दिए, सार्वजनिक, ये अच्छे पत्र होते ना जिनसे प्रेरणा मिलती है, ये क्या लोगों के लिए भी फिर खोल दिए जाते हैं पत्र। तो इनके माध्यम से क्या लोगों को प्रेरणा मिले, सीख मिले, सीखने को मिलता है। वो इनको पढ़ते हैं तो वो क्या समझते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, वो जागरूक होते हैं। तो पंडित पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मैंने बार बार बोल रही हूँ ना, एक बार सुन लिए फिर ज़्यादा शाम तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं हम लोग। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सहेज कर रखते हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि उनके संग्रहालय ना दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी, जो जितनी भी बड़ी हस्तियां, जानी मानी हस्तियां हैं, उनके पत्र अभी भी सहेज कर रखे गए, और अब भी क्या, ये बहुत शताब्दियों तक सहेज कर रखे जाएंगे। अनूठा संकलन यानी संग्रह, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना, यानी नाप होता है ना, कि असली तरीका, पैमाना नाप होता है। यहाँ पे यह जो शब्द होते हैं ना, उनका प्रयोग जैसे वाक्य के अनुसार उनका अर्थ निकालते हैं कुछ में। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी जो अंग्रेज अफसर थे ना, वो भी अपने यहाँ रहते थे तो वहाँ अपने पत्र भेजा करते थे अपने परिवारजनों को, वो बाद में चलकर क्या बन गए,
एक पुस्तक का रूप उन्होंने, कोई लेखक मिल गया, उस लेखक ने क्या करा, उनको एक बढ़िया सी पुस्तक के रूप में लिख दिया। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्रह कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए हैं, यानी कितने जमीन पर हैं, यानी सच्चाई से, जमीनी मतलब कोई जमीन पे पड़े नहीं है, खड़े नहीं है, मतलब कितनी सच्चाई से परिपूर्ण है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। क्यों? देखो इसको समझो बच्चों। महात्मा गांधी क्या थे? पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, सब जानते थे। वो वकालत कहाँ की थी इन्होंने? इंग्लैंड में, उनके खिलाफ वो लड़ ही रहे थे तो वो जानते ही थे। अफ्रीका, मतलब पूरे वर्ल्ड में जानते थे। और वो बहुत पूरा वर्ल्ड घूमे हुए थे, जगह जगह घूमे हुए थे, लोग उनको जानते थे, उनसे राय लेते थे, उनसे सलाह लेते थे, मशवरा करते थे। इसलिए क्या करते थे, उनको पत्र लिखते थे। अब महात्मा गांधी का कोई ठिकाना नहीं था एक जगह, वो तो पूरी इंडिया में घूमते रहते थे आज़ादी के आंदोलन के लिए। कभी वो गुजरात में हैं तो कभी राजस्थान में हैं तो कभी केरल चले गए, मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं था। इसलिए क्या लिखा हुआ आता था उनकी चिट्ठियों पर? यह क्वेश्चन बेटा जीके में बड़े लेवल पे भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पत्रों पे सिर्फ क्या लिखा हुआ आता था? महात्मा गांधी इंडिया, ऐसे लिख के आता था बस। तो जहाँ भी कहीं वो होते थे इंडिया में, वो पत्र वहीं पर पहुँचा दिया जाता था, क्योंकि सबको पता होता था कि महात्मा गांधी वहाँ सत्याग्रह पे बैठे या महात्मा गांधी वहाँ मीटिंग के लिए गए। तो सिर्फ उनके नाम से वो पत्र उनके पास पहुँचा दिया जाता था, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर पता नहीं था। उनका पता क्या था? इंडिया, भारत, सिर्फ उनका एड्रेस यही था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज यानी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। बहुत सारी हस्तियां थी उस समय जो आंदोलन में भाग लेती थी, पूरे भारत में घूमते रहते थे, लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। उनके पत्र ऐसे ही आया करते थे। पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही महात्मा गांधी के पास पत्र, ऐसा नहीं कि इतने सारे पत्र आए तो वो जवाब नहीं देते थे, वो हर पत्र का जवाब देते थे। जैसे ही पत्र उनके हाथ में आता, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बाद में पढ़ेंगे या लिखे भूल जाए, तो इसलिए वो जैसे ही पत्र पढ़ते थे तुरंत ही उस पत्र का जवाब लिखकर रख देते थे, तुरंत उसी समय। तो इसलिए वो हर पत्र का जवाब लिखते थे, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द, मतलब इतने पत्र आते थे उनके पास कि लिखते लिखते जब उनका हाथ दुखने लगता था तो वो कौन से हाथ से लिखते थे? बाएं हाथ से लिखा करते। अब सोचो कितने पत्र आते होंगे दुनिया से उनके पास। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी प्रशस्ति पत्र जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं कोई काम करने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयो, इस तरह से उनका महत्व था। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया। आप अपने वो रखते हो प्रशस्ति पत्र यानी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट को फ्रेम करा लेते हो, लेमिनेट करा के रखते हो, ऐसे ही पत्रों को वो लोग रखते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज यानी दस्तावेज, प्रमाण पत्र, सबूत, लिखित रूप में जो सबूत होते हैं उसको कहते हैं दस्तावेज। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सब। देखो ये अलग अलग पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। मतलब ये इनके क्या थे? इनके पत्र थे, उनका संग्रह था, पत्रों का संग्रह। बाद में इनको किस में परिवर्तित कर दिया गया?
पत्रों के, कभी आप बच्चों ना देखना मार्केट में जाओगे ना तो आपको मिलेंगे, है ना, दयानंद सरस्वती के सीख, वो क्या थे, उनके पत्र थे, उनको लेखकों ने काय में उड़ेल दिया, एक पुस्तक में का रूप बना दिया, और वो आज आपको क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आप उनको पढ़ के क्या जागृत होते हो, प्रेरणा लेते हो, वो आपके प्रेरणा के स्रोत बन गए। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद यानी एकदम तैयार रहना, इसी कि कोई भी नए लेखक होते थे ना, उनको समझाने के लिए वो पत्रों का ही सहारा लेते थे। पत्रों के जो जवाब हुआ करते थे ना, उनके माध्यम से ही वो उनको सीख दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी इन दोनों के बीच इतना पत्राचार हुआ था उस समय कि वो एक संग्रह बन गया, और वो बाद में संग्रह उनका प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होना मतलब उसको लिख के लोगों के लिए लाया गया बाजार में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों, नई जानकारियाँ और उनकी मनोदशा, यानी उनकी उस समय की क्या मन की भावनाएं थी, उसका लेखा जोखा मिलता है। पत्र है ही भावनाओं का लेख। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की रही है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है, यानी गांव का कोई सा भी कोना हो वहां तक भी ये जाते हैं पत्र। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत, यानी उसकी अलग ही एक हैसियत है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम यानी मुश्किल जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों यानी जो रेगिस्तानी इलाकों में ना बहुत दूर दूर छोटे छोटे सी कच्ची वो झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं उनको, और मतलब 10-12 उनमें वो घर होते, उनको कहते हैं ढाणी। आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से यहाँ पे ना ये थोड़ा गड़बड़ है, खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। आपका जब कोई है ना सरकारी काम के लिए आपने किसी के लिए कंपटीशन के लिए भेजा हो वहाँ से कुछ आना हो जवाब, तो आप जाते हैं ना, बार बार चक्कर लगाने जाते हैं, आया नहीं, डेट नहीं निकल जाए। और इसकी बहुआयामी भूमिका, बहुआयामी यानी बहुत ज़्यादा भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर मैंने बताया था, पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन अब इसका ये सरकार ने कम कर दिया, लगभग बंद ही कर दी ये वाली स्कीम। अब इसके थ्रू नहीं, ऑनलाइन थ्रू, बैंकों के थ्रू पहुंच जाते हैं ना बच्चों, सब जगह बैंक हो गए हैं, तो इसलिए ये वाली व्यवस्था अब, पहले क्या होता था, इसके थ्रू पैसे पहुंचाते थे लोग, जैसे बाहर काम कर रहा है कोई तो अपने परिवार के पास पैसे पहुंचाने, तो इसी के माध्यम से जाया करते थे। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है, यानी देवता का भेजा हुआ व्यक्ति, उसको कहते हैं देवदूत। और ये रचना किसकी है? अरविंद कुमार सिंह की रचना है, ये उनके विचार हैं। उन्होंने अपने विचारों को आपको इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया, और कितनी अच्छी जानकारी दी है पत्रों की। बच्चों, पत्रों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, एक बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। और आपको बच्चों एक पत्र जरूर, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, जानकारी लें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना वो हमारा पत्र लेखन ही होगा, मैं आपको पत्र लिखना ही सिखाऊंगी।
ठीक है बच्चों। और जो आप वर्क करते हो वो नीट एंड क्लीन, मात्राओं का ध्यान रखो बच्चों। और एक ही पेपर पे ऐसा नहीं एक टॉपिक खत्म हो गया उसी से नया टॉपिक नए पेपर पे शुरू करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।